जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पॉलिटी का चैप्टर जो कि है फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले हमने 2 वीडियोस में कवर किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2, और यहाँ पे हम कवर करेंगे पार्ट 3 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने कवर किया था आर्टिकल 12 से लेके 18, फिर किया था आर्टिकल 19 से 28। अभी यहाँ पर हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 29 से 30 तक। तो 29 आर्टिकल क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको हम माइनॉरिटी सेक्शन बोलते हैं। तो ये जो सेक्शन से लोग आते हैं उनकी अपनी कई बार अलग लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्ट एंड कल्चर होता है, जिनको प्रिजर्व करके रखना एक राइट कंसीडर किया जाता है आर्टिकल 29 के तहत। तो उन लोगों के साथ हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते अगर हम उन्हें एडमिशन देनी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो कि स्टेट मेंटेन कर रही है। इसके रिगार्डिंग जजमेंट क्या है कि स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराईराजन 1951 वही केस है जो पीछे पढ़ के आए हैं, पर फिर से देख लेते हैं। एडमिशन करनी किसी की रिलीजन, रेस के बेस पर, तो ये चीज़ वायलेट करती है आर्टिकल 29 क्लॉज 2 को। यहीं से फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी 1951, जिसने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 15 क्लॉज 4, जो कि था एजुकेशनल रिजर्वेशन के लिए। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 30 जो कहता है राइट ऑफ मिनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो मिनॉरिटी सेक्शंस हैं उनको ये प्रॉपर राइट दिया गया है कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं और अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खुद चला सकते हैं। तो जजमेंट आई थी केरला एजुकेशन बिल केस, जहाँ पर यही चीज़ को दोबारा बताया गया कि मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो उनका राइट है टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स, मतलब यहाँ पे कोई गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। दूसरा है पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005। तो गवर्नमेंट क्या है, वो एक तरह से कोटा इम्पोज नहीं कर सकती। जैसे प्राइवेट माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट खुद आके इंटरफेयर नहीं करेगी कि हाँ यहाँ पे इतने बच्चों को एडमिशन दी जाएगी या फिर किसी और चीज़ में दखल अंदाजी। तो 44th अमेंडमेंट 1978 फिर से रीअफर्म करती है माइनॉरिटी प्रोटेक्शन को इंश्योर करना, फेयरनेस इन एजुकेशन पॉलिसी। तो हमारे पास आगे है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि है आर्टिकल 32 से 35। आर्टिकल 32 क्या कहता है? राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो हम सीधा अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है आर्टिकल 32 को। किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। तो ये अलाउ करता है हमें डायरेक्टली अप्रोच करना सुप्रीम कोर्ट को अगर हमारे एफआईआर्स वायलेट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिट्स होती हैं इसके अंदर। रिट क्या होती है? एक तरह से कोर्ट के ऑर्डर होते हैं ताकि हम जस्टिस को बनाए रखें और जो मिसयूज़ हो रहा है पावर को उसे रोक सकें, तो उसे हम बोलते हैं रिट। और ये 5 तरह की होती है। सबसे पहली है हेबिस कॉर्पस। इनके आप लोगों को मीनिंग याद करने पड़ेंगे। जैसे हेबिस कॉर्पस को हम कहते हैं यू मे हैव द बॉडी। प्रॉपर अगर आप लोगों को मीनिंग पता होंगे इस चीज़ के तभी इसको आप याद कर सकते हो, वरना आप लोगों को कन्फ्यूज़न काफ़ी हो सकती है इसमें। तो हेबिस कॉर्पस का पर्पस क्या था कि अगर किसी इंसान को पुलिस ने या फिर किसी और ने इलीगली डिटेन कर रखा है तो उस इंसान को रिलीज़ करवाना, तो हम जो रिट डालते हैं वो है हेबिस कॉर्पस, जो इशू करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। फिर सेकंड आती है हमारे पास मैंडेमस, जिसका मीनिंग होता है वी कमांड, और इसका पर्पस क्या होता है? टू ऑर्डर दे हैव रिफ्यूज टू डू। मतलब जैसे कोई पब्लिक ऑफिसर था या फिर कोई अथॉरिटी थी, उन्होंने अपना काम करने से मना कर दिया, तो उसको ऑर्डर दिया जाएगा कि हम आपको कमांड कर रहे हैं, तो आप अपनी जो लीगल ड्यूटी है उसको प्रॉपर तरीके से काम करो। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइवेट पर्सनस और जजेस। इनके अगेंस्ट हम लोग नहीं जा सकते। थर्ड वन आती है हमारे पास प्रोहिबिशन, जिसका मीनिंग होता है टू फॉरबिड, और पर्पस होता है जो लोअर कोर्ट है उसे रोकना, जो ट्रिब्यूनल है उसे रोकना, जो केस कंटिन्यू चल रहा था आप उसकी अथॉरिटी के बियॉन्ड नहीं जा सकते। और ये इशू की जाती है जजमेंट से पहले, और जो सर्शियरी होती है ये इशू की जाती है आफ्टर जजमेंट। और इसका मीनिंग क्या होता है? टू बी इन्फॉर्म्ड, सर्टिफाइड।
पर्पस क्या होता है कि जो हाई कोर्ट है वो कैंसिल कर सकती है, क्वैश कर सकती है किसी इलीगल ऑर्डर को या फिर जजमेंट को जो कि लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल ने दे रखी है। ये कब होती है? जजमेंट के बाद, और जो प्रोहिबिशन होती है वो बिफोर जजमेंट होती है। फिफ्थ आती है हमारे पास क्यू वारंटो, जिसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, जिसका पर्पस होता है कि क्वेश्चन करना। किसी इंसान ने पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रखा है, ठीक है, उसकी लीगैलिटी क्या है, उस लीगैलिटी को हमने क्वेश्चन करना है। अगर वो इलीगल पाया जाता है तो उसको अपनी जो पोस्ट है उसे छोड़ना पड़ता है, तो वहाँ पर जो रिट जाती है क्यू वारंटो की जाती है। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 33, जो है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। इस आर्टिकल में क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है हमारी वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, किस चीज़ के लिए? डिसिप्लिन एंड ड्यूटी के लिए। जैसे जजमेंट थी OKA नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1976, तो जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ थे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के, उनको भी लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस को फेस करना पड़ा था। तो हमारे पास अगला आर्टिकल है 34, जो कि कहता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स ड्यूरिंग मार्शल लॉ। जब मार्शल लॉ लगाया जाता है, जिसका मतलब होता है टेम्पररी मिलिट्री कंट्रोल, जो कि सिविलियन एरिया के ओवर होता है, जहाँ पर नॉर्मल लॉ को ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे अगर कोई वॉर चल रही हो, कोई रेबेलियन राइट्स हो या फिर लार्ज स्केल वायलेंस हो रहा हो, तो वहाँ पर मिलिट्री कंट्रोल चला जाता है किसी टेम्पररी पीरियड के लिए। तो उसमें क्या होता है, जो आर्मी होती है वो रिप्लेस कर देती है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं चलता, वहाँ पे आर्मी आ जाती है। मिलिट्री अथॉरिटी है वो ही लॉ बनाती है और एनफोर्स करती है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस आर्टिकल के मीनिंग को, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दे रखी थी कि जब कोई मार्शल लॉ लगाया जाता है तो कुछ राइट्स होंगे आपके लिमिट कर दिए जाएंगे। बट यहाँ पर क्या है, जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं वो लॉ बना रही हैं, एनफोर्स कर रही हैं, तो कुछ हैं जो लॉज क्लैश कर जाते हैं हमारे प्रीवियस लॉज से, तो वहाँ पर इन लोगों को थोड़ी प्रोटेक्शन दी जाती है उस टाइम पे। इन्होंने काम कर रखे होते हैं ड्यूरिंग मार्शल लॉ, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, असेंबली, ये भी सारी चीज़ें मार्शल लॉ में रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं। तो डिफरेंस क्या है मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में? मार्शल लॉ में क्या होता है, डिक्लेयर कौन करता है? जो मिलिट्री अथॉरिटी होती है। नेशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एरिया कौन सा कवर किया जाता है? जैसे कि कोई स्पेसिफिक एरिया होता है, इसमें पूरा इंडिया, होल पार्ट ऑफ इंडिया। और जो ड्यूरेशन होती है वो है टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए होता है, ये जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं कर देती। राइट्स कौन कौन से अफेक्ट होते हैं? ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, हर एक राइट को वहीं पर रिस्ट्रिक्शन मिल जाती है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सस्पेंड किया जाता है, जैसे हमारे आर्टिकल 352 से 359 तक हम देख सकते हैं। कंट्रोल होता है, मिलिट्री का प्रॉपर कंट्रोल होता है, और यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि सेंटर के अंडर चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 35, जो कहता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन राइट्स। अब ये एक तरह की एक्सक्लूसिव पावर होती है पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर की नहीं होती। कुछ लॉ बनाए जाते हैं जिनसे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एनफोर्स किया जा सके, जो हमारे मेंशन है पार्ट 3 में। पर्पस क्या था इसको बनाने का, आर्टिकल 35 को ऐड करने का? एक तो यूनिफॉर्मिटी लॉज होती है, पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मिटी रहे, एक जैसे लॉज रहें इन मैटर रिलेटेड टू एफआर्स, ताकि कहीं पे भी किसी भी स्टेट में ऐसे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए या फिर अनइक्वल लॉज नहीं होने चाहिए ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ पर। तो जो पार्लियामेंट है उनके पास पावर होती है लॉ बनाना रिलेटेड टू आर्टिकल 16 क्लॉज 3, जहाँ पे है रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर जॉब्स। आर्टिकल 32 जहाँ पे एनफोर्समेंट की जाती है फंडामेंटल राइट्स की। फिर आता है आर्टिकल 33 से 34, जो कि है राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड मार्शल लॉ। यहाँ पर मैंने क्लॉजेज में मेंशन कर रखा है, जैसे वही जो हमने अभी लैंग्वेज पढ़ी थी, तो उसी में भी था कि पार्लियामेंट ओनली कैन मेक लॉज, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो नहीं बना सकती, क्योंकि इनको रोका जाता है कन्फ्यूज़न और मेंटेन करना यूनिटी फंडामेंटल राइट्स इम्प्लीमेंटेशन में। क्योंकि अगर स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर चली जाती तो हर एक स्टेट खुद के जो एफआर्स हैं उनमें चेंजेस करना शुरू कर देती। तो पार्लियामेंट के पास होती है ये ओनली पावर। तो पर्पस क्या था आर्टिकल 35 को बनाने का? एक तो मेंटेन करना नेशनल कंसिस्टेंसी, ताकि फंडामेंटल राइट्स हैं जो प्रॉपर पूरे हमारे होल इंडिया में अप्लाई हो सके,
और ये प्रोटेक्ट करते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। था हमारे पास टू अवॉइड मिस यूज बाई डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स, अपने अपने रूल बना लेते नहीं तो यहीं पर हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो ख़त्म होते हैं। ट्रिक बनाई गई है यहाँ पे, अजीब सी ट्रिक है वैसे तो, एवरी फ्री ईगल रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ऐसे याद हो सकते हैं। ट्रिक पे ज़्यादा आप लोगों को मुझे नहीं लगता रिलाई करना चाहिए। कितनी ट्रिक्स आप याद करोगे, 100-200? खैर, इक्वालिटी है 14 से 18 तक मिलेगी। फ्रीडम की बात हो रही है 19 से 22 से, और एक्सप्लॉयटेशन की बात होती है 23 से 24। रिलीजन की बात है 25 से 28। फिर आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल, फिर आती हैं रेमेडीज़। अभी ये एक तरह से समरी बना रखी है मैंने आर्टिकल्स की कि 14 में क्या है, 15 में, 16, 17 सारी चीज़ें। तो एक थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 14 में क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये आप कमेंट्स में बताना कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने ये दोनों चीज़ें किस कंट्री से ले रखी हैं। फिर 15 में था वही, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप किसी भी इंसान से, ठीक है। 16 में आता है इक्वालिटी आपको अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 17 में बात की गई थी अनटचेबिलिटी की। फिर आता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। 19 में फ्रीडम दे रखी है, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट। 20, 21, 22 ये आप ही देख लेना। तो नेक्स्ट पेज पे भी लिखे हैं मैंने काफ़ी सारे। ये तो अभी हमने पिछली वीडियो में भी कवर किए थे, यहाँ पर भी हैं, आप देख सकते हो। जैसे 23 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर। अगर आप लोगों को नोट्स बनाने होते हैं ना, तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो। जैसे अगर आपको लिखना है कि 23 में क्या है, तो वहाँ पर आपने लिख दिया कि प्रोहिबिशन ऑफ, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वहाँ पे प्लस डाल देना फोर्स्ड लेबर। मतलब इतने ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको नोट्स बनाने होते तो बिल्कुल शॉर्ट में बनाया करो। मैं इस पर अलग से वीडियो भी लेकर आऊँगी कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं कैसे नहीं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे जो मैं कंटेंट डालती हूँ, तो इसमें क्या होता है कि कई चीज़ें मैं ये चीज़ दिमाग में रखती हूँ कि बहुत ज़्यादा कम लिखूँ, क्योंकि वो तो पढ़ने में भी ईजी होता है, और हमें अगर नोट्स बनाने हो तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये वही आर्टिकल 32, 33, 34, 35। अभी इसमें आप लोगों ने अगर एक चीज़ देखी होगी तो आर्टिकल 31 हमारा मिसिंग है। तो आर्टिकल 31 क्या था, जो हमारा बताता है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि एक तरह से हमारा फंडामेंटल राइट भी था। देख लेते हैं थोड़ा सा उसके बारे में भी, जो अभी हमने रिमूव हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन से। अभी हमारा बन गया वो लीगल राइट 300A के तहत। इसमें क्या था कि लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी था, और जो गवर्नमेंट थी वो उनकी प्रॉपर्टी तभी ले सकती थी अगर उन्हें कंपनसेशन प्रॉपर दे रही हो तो। पर इसे रिमूव कर दिया गया 44th अमेंडमेंट के तहत। तो यहीं पर हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है वो प्रॉपर ख़त्म होता है। तो इसके साथ ही अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, मैं उस चीज़ पर फोकस करूँगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।